बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ हेरिडिटी। इससे पहले हम जो है बेसिक लेक्चर जो है जेनेटिक्स पे वो कर चुके हैं, जिसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जेनेटिक्स में जो मोस्टली यूज होती हैं। इसके अलावा जो मेजर क्लासिफिकेशन है जेनेटिक्स की वो देखी हमने, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स कर चुके हैं। तो आज हम जो है आगे मेंडलिज्म जो है मेंडल्स के लॉस ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ देखेंगे। और आपको पता है मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो टेस्ट किए थे, और जो है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स उन्होंने डिफरेंट लॉज प्रपोज किए थे। और वो कौन कौन से लॉज हैं जो उन्होंने प्रपोज किए थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है। और इन्होंने मेंडल ने एक बेसलाइन नॉलेज जो है वो जेनेटिक्स का प्रोवाइड किया था, और जिस पे हमारी जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उस बेसलाइन नॉलेज जो है ना उसी पे एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो अब जो है हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। आपको पता है मेंडल का पीरियड जो 1822 से लेके 1884 तक का था। उन्होंने डिफरेंट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, और ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। उन्होंने पी प्लांट पे काम किया था, और मेंडल का जो काम है वो जो है मैनी इयर्स तक जो है अनरिकग्नाइज्ड रहा था अंटिल द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी। तो बाद में जो डिफरेंट साइंटिस्ट आए इन्होंने मेंडल के काम को रिकग्नाइज्ड किया, और उसके अलावा इसको रीडिस्कवर किया और इसके जो है ना प्रूफ दिया ना। अब जो है इन्होंने पी प्लांट पे काम किया। मोर देन जो है 28,000 डिफरेंट प्लांट्स इन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए सिलेक्ट किए। ही फाउंड दैट द प्लांट्स ऑफ स्प्रिंग रिटेन ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट्स। उन्होंने ये कहा था कि जो है कुछ हेरिडिटरी मटेरियल है जो पेरेंट से प्रोजनी में ट्रांसफर होता है। अच्छा, ये उनकी लोकेशन थी जहां वो एक्सपेरिमेंटल वर्क कंडक्ट करते थे। अब जो है ना उस वक्त में जब मेंडल ने इतना एक्सपेरिमेंटल वर्क किया, क्रोमोसोम डीएनए की डिस्कवरी नहीं हुई थी और ना ही ये वर्ड यूज किए जाते थे। उन्होंने जीन के लिए और स्पेसिफिक जो है हेरिडिटरी यूनिट के लिए ट्रेट का लफ्ज यूज किया था या फैक्टर को वर्ड यूज किया था। और मेंडल स्टेटेड दैट द फिजिकल ट्रेट्स आर इनहेरिटेड एज पार्टिकल्स, और मेंडल डिडंट नो दैट द पार्टिकल्स वर एक्चुअली क्रोमोसोम एंड डीएनए। उस वक्त नहीं पता था उन्हें। अच्छा, आपको पता जेनेटिक क्रॉसेस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस होते हैं, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सो ऑन। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ओनली सिंगल ट्रेट को स्टडी किया गया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में डायमिन टू नाम से याद रखें, टू ट्रेट्स को स्टडी किया गया। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर कलर, और उसके साथ पैरेलल उसका जो है इफेक्ट जो देखा गया प्लांट हाइट का। और मोनो हाइब्रिड में ओनली वन ट्रेड को स्टडी किया गया। फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर को ही लिया गया, एक यानी कि जीन को आप समझ लें उसके इफेक्ट को स्टडी किया गया। अब जो है पुनेट स्क्वायर जो है ये क्या चीज है? पुनेट स्क्वायर अलाउस genetics to predict the possible genotypes and phenotypes of offspring। अब आप में एक स्केयर ये एक ना प्रेजेंटेशन है आपके डेटा की, जिसमें आप जो है डिफरेंट एलील्स को एक स्केयर फॉर्म में, एक टेबुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, और उसमें आप जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ स्प्रिंग की शो करवा सकते हो। आप देखें कि जो फर्स्ट वन है सबसे पहले जो क्या किया जाता है कि एलील्स ऑफ वन पेरेंट जो है उसको टॉप पे रख लिया जाता है, और एंड एलील्स ऑफ सेकंड पेरेंट्स जो है उनको साइड पे रख लिया जाता है। और जो सेकंड थिंग है इसमें कि इनको एलील्स को कंबाइन करके इनके कॉम्बिनेशन लिखे जाते हैं, ठीक है, और ये जीनोटाइपिक रेशो बताता है। और जो फिनोटाइपिक रेशो देखेंगे फिर ये है कि उनके फिनोटाइप भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या कौन सा फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है। थर्डली तो अब ये देखते हैं कि ये देखें कि पेरेंटल एलील्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वन पेरेंट के एलील्स टॉप पे रख लिए हैं, सेकंड पेरेंट के साइड पे रख लिए। अब इनको कंबाइन करें, आपने सेकंड जो है ना कॉलम को नहीं देखना, कंबाइन करें।
कैपिटल वाई विद कैपिटल वाई, कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई, इसी तरह कैपिटल वाई विद स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई विद स्मॉल वाई। ये इस तरह से डिफरेंट जीनोटाइप्स बनेंगे। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पुनेट स्केयर दिखाया जा रहा है। अब ये देखो इसमें जीनोटिपिक रेशियो क्या बनेगी, 1:2:1, मीनिंग कि इसमें 1 जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है एंड ये जो दोनों हैं ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और जो ये थर्ड वन है कॉम्बिनेशन जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव एलील को शो करता है। ठीक है, अब ये देखें कि अब देखें होमोजाइगस डोमिनेंट 1, heterozygous dominant 2 and homozygous recessive 1, 1:2:1, मीनिंग ये सारी वही बनता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस 2 डोमिनेंट है और 1 होमोजाइगस रिसेसिव। अगर फिनोटाइप को भी यहाँ पे देखा जाए तो आपको पता है कि ये जो वाई है ये है फ्लावर के कलर को जो है उसके ट्रेड को ये प्रेजेंट कर रहा है, और ये येलो के लिए येलो कलर डोमिनेंट है ओवर ग्रीन कलर। तो ये आपको पता है कि अगर डोमिनेंट जीन जो है इन डोमिनेंट जो हमारे पास जीनोटाइप आ रही है इन केस ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो आपको ये येलो कलर ही मिलेगा क्योंकि येलो कलर इज डोमिनेंट। और जो रिसेसिव फॉर्म में कलर है वो जो है उसके लिए जरूरी है कि दोनों होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होंगे तो ग्रीन कलर होगा। तो इनकी अगर फिनोटिपिक रेशियो देखी जाए जो ज़ाहरी हमें कलर की बेस जो नजर आ रही तो वो बनती है 3:1, यानी कि 3 येलो है और 1 ग्रीन है। अच्छा, उसके मेंडल के जो पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट्स की तरफ चलते हैं, उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया। पी प्लांट का बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम जो है पाइजम सैटिवम है, क्योंकि पी प्लांट की सिलेक्शन की रीजन ये थी कि ये स्मॉल एरिया पे उन्होंने ग्रो करवाया था और लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग इसकी प्रोड्यूस हुई थी, और जो है ना इसमें उसने सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है ये, और जो है ना प्योर प्लांट जो है सेल्फ पॉलिनेटेड जो है, और ये इनकी सेवरल जनरेशंस जो है ये स्टेबल जो है ना जो है प्रोजनी जो है उसमें ये स्टेबल इसकी रहती है जेनेटिक मेकअप जो है। अच्छा, इस ये रीजन थी इसलिए इसने चूज किया था पी प्लांट को। अच्छा, अब आप देखेंगे आपको पता है कि पोलन जो है उसमें कंटेन्स पोलन ग्रेन या स्पर्म और प्रोड्यूस बाय स्टेमन। ये स्टेमन आपको पिछले बॉटनी के जो है ना पिछले सेमेस्टर में पढ़ा चुकी हूँ बॉटनी की क्लास में कि स्टेमन क्या है, ये फ्लावर का जो सारा स्ट्रक्चर क्या है। ये स्टेमन है, इसमें एंथर एंड फिलामेंट है। आपको पता है कि पोलन ग्रेन इसके अंदर होंगे एंथर में, और इसमें पोलन ग्रेन में आपको तो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, और एग ओवरी में आपको पता है एग्स हैं, और एग में जो है ना एग जो है ये फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव जो है गैमीट कह लें कि वो है। ठीक है, और जो है ये देखें कि पोलन कैरीज स्पर्म्स टू द एग्स। अब फर्टिलाइजेशन आपको पता है कि एग और स्पर्म जो यूनियन से फर्टिलाइजेशन होती है। अच्छा, अब जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन किसको कहा कि अगर ये हर्माफोरोडाइट कंडीशन है या जिसे मोनेशियस भी बोलते हैं, कि अगर एक ही प्लांट पे बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हो, तो एक ही प्लांट एक है, पौधा एक है, उसमें 2 फूल हैं, एक मेल है एक जो फीमेल है। अब जो मेल के तरफ से अगर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे दूसरा जो फीमेल जो है फ्लावर उसके ऊपर अगर गिरते हैं तो पोलिनेशन होती है एक ही प्लांट के ऊपर, जो उसके अंदर जो मेल एंड फीमेल जो है फ्लावर उनके दरमियान में अगर पोलिनेशन एक ही प्लांट में हो रही है तो उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं या सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अच्छा, अब क्रॉस पोलिनेशन क्या हुई, अगर एक दो डिफरेंट प्लांट्स के जो है ना उनके दरमियान में उनके फ्लावर्स के दरमियान में फर्टिलाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल कि कोई और प्लांट है वहां से कोई मेल है या फीमेल है, और जो फीमेल फ्लावर फॉर एग्जांपल मेल फ्लावर है किसी और प्लांट पे, उसमें जो पोलन ग्रेन जो है वहां से फॉल करते हैं किसी और प्लांट के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो वो जो फर्टिलाइजिंग या पॉलिनेशन होती है उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं।
अच्छा, अब मेंडल प्रोड्यूस प्योर स्ट्रेन्स बाय अलोइंग द प्लांट्स टू सेल्फ पॉलिनेट फॉर सेल्फ। उन्होंने काफी जनरेशंस तक काम किया था, और ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है जो है, पी प्लांट है, तो इसकी स्टेबल जनरेशंस देखी थी। अच्छा, अच्छा, उसका मेथड क्या, अब समटाइम्स अब ये है कि मेंडल ने सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन तक ही नहीं देखा, उन्होंने इसको सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने की भी डिफरेंट टेक्निक्स यूज की। तो उन्होंने क्या किया था कि उसने एक्सपेरिमेंट किया कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए मेंडल ने क्या किया कि एंथर जो है, एक ही प्लांट के ऊपर जो मेल एंड फीमेल फ्लावर थे ना, उन्होंने जो मेल प्लांट्स थे उसके एंथर रिमूव कर दिए, ना होंगे एंथर और ना ही निकलेंगे पोलन और स्पर्म, और वो जो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेंगे, ठीक है, यहाँ से वो रिमूव कर दिया। अच्छा और उनको फ्लावर को कवर कर दिया। तो ये लिखा कि मेंडल हैंड पोलिनेटेड फ्लावर्स यूजिंग पेंट ब्रश के साथ उन्होंने ये किया। ही कुड स्निप द स्टेमन्स टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, covered each flower with a cloth bag, and he traced through the several generations। फिर उन्होंने इस पर भी काफी काम किया कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया, क्रॉस पॉलिनेशन के साथ डिफरेंट उन्होंने देखे कॉम्बिनेशन, इस पर भी उन्होंने स्टडी की। अब जो मेंडल ने डिफरेंट ट्रेड्स स्टडी किए थे पी प्लांट के, वो कौन कौन से थे? सीड शेप देखी, सीड कलर देखा। अब सीड शेप में देखें कि उन्होंने राउंड जो सीड को देखा कि ये डोमिनेंट थे ओवर रिंकल्ड जो है ना शेप, जो पी प्लांट थे उनके जो थे सीड की शेप जो रिंकल्ड पे राउंड जो डोमिनेंट थी, और राउंड जो डोमिनेंट कैपिटल आर से प्रेजेंट किया और जो रिंकल्ड स्मॉल आर से किया। सीड कलर को येलो जो था उसमें येलो एंड ग्रीन कलर देखा, और जो येलो कलर था ये डोमिनेंट था ग्रीन कलर पे। पॉड शेप में स्मूथ देखी एंड रिंकल देखी, और जो शेप थी वो स्मूथ डोमिनेंट वन थी ओवर द रिंकल्ड वन। और पॉड कलर में जो ग्रीन कलर देखा एंड येलो कलर देखा, और ग्रीन कलर जो है पॉड कलर में ग्रीन कलर जो डोमिनेंट था येलो कलर में। लेकिन अच्छा, फिर उन्होंने सीड कोट कलर देखा जिसमें ग्रीन कलर देखा, वाइट कलर देखा। अच्छा, कोट कलर जो ग्रीन है वो वाइट कलर पे डोमिनेंट था। इस तरह फ्लावर की पोजीशन देखी, एक्सियल फ्लावर जो डोमिनेंट थे टर्मिनल फ्लावर्स के। फिर प्लांट हाइट देखी, टॉल फ्लावर डोमिनेंट थे शॉर्ट जो है शॉर्ट प्लांट्स पे। और जो फ्लावर कलर देखा, पर्पल फ्लावर कलर जो है वो डोमिनेंट था ओवर वाइट कलर। अच्छा अब इसमें ये देखें कि डिफरेंट दिखाया गया जो है, उसकी पिक्चर से प्रेजेंट किया गया है कि सीड की शेप देखी कि स्मूथ है, रिंकल्ड है, स्मूथ डोमिनेंट थे रिंकल्ड पे इनमें और सीड कलर है येलो डोमिनेंट था ग्रीन पे। पॉड शेप है इन्फ्लेटेड डोमिनेंट थी रिंकल्ड पे। पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट था, इसमें डोमिनेंट जीन ये जो एक्सप्रेस करता है एक्सप्रेशन येलो पॉड की। फ्लावर कलर में पर्पल जो है वो डोमिनेंट था और वाइट पे। और फ्लावर पोजीशन जो है वो देखे स्टेम पे देखी गई, जो एक्सियल थी वो टर्मिनल पे जो है डोमिनेंट है, और जो स्टेम लेंथ है टाल जो है वो डोमिनेंट थे ड्वार्फ के ऊपर। अच्छा, फिर उसने डिफरेंट जो है क्रॉसेस करवाए, डिफरेंट जनरेशन तक प्लांट को ऑब्जर्व किया, डाटा कलेक्ट किया, उनकी रेशोज देखी, डोमिनेंट रिसेसिव F2 जनरेशन तक देखी। मैंने F2 से जो है ना उसने देखी कि ये अब डिफरेंट रेशोज देखें। अब जाहिर है इतने ज्यादा प्लांट थे, ह्यूज डाटा उसने प्रोड्यूस किया। अब उसकी ये देखें जो उसने रेशोज देखी, जो कैलकुलेट उसके पास रीडिंग्स आ गई। अब डिड द ऑब्जर्व्ड रेशो मैच द थ्योरेटिकल रेशो? अब थ्योरेटिकल रेशो के साथ वो मैच कर रहा था। द थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड रेशो ऑफ प्लांट प्रोड्यूसिंग राउंड एंड रिंकल सीड। अगर एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस उसने करवाया था जिसमें एक ट्रेड को फॉर एग्जांपल स्टडी कर रहा था कि रिंकल्ड सीड या राउंड सीड को, तो उसमें 3:1 की रेशो आनी चाहिए थी। तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि उसमें 2:96 एंड 1 इस तरह से उसने उसकी जो कैलकुलेशन जो उसने अपने उस जमाने में इतनी ज्यादा की तो उसको ये रेशो मिली। लेकिन ये बाद में दोबारा उसको चेक किया गया तो ये स्टैटिस्टिकल एरर था, 3:1 ही रेशो है।
अच्छा, आपको पता है कि स्टैटिस्टिकल जो है वर्क का एक प्रिंसिपल है कि जितना आपका सैंपल साइज जो है वो लार्ज होगा उतना ही स्टैटिस्टिकल एरर जो है उसके चांस कम हो जाएंगे, यानी जितना आप ह्यूज डेटा जनरेट करेंगे तो उतना ही स्टैटिस्टिकल एरर जो है वो कम आएगा। अब जेनरेशन गैप क्या था, पेरेंटल पीवा उसमें जेनरेशन गैप जो जेनेटिक्स में है ना वो क्या जी, जनरेशन गैप जो है ये इसको कहते हैं कि ये क्रोमोसोम इन द पॉपुलेशन विच इज रिप्लेस्ड बाय, अब ये देखें कि प्रोपोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, कि कितने प्रोपोर्शन में क्रोमोसोम है पॉपुलेशन में जो रिप्लेस किए गए हैं इस जनरेशन में, उसको जनरेशन गैप उसने कहा था। ठीक है, अच्छा द पेरेंटल जनरेशन जो P1 को कहा गया, F1 जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन थी, ठीक है, उसको कहा गया, और जो F1 का आपस में क्रॉस करवाया गया तो उससे उसने F2 जनरेशन जो है सेकंड जनरेशन को, उसको सेकंड फिलियल जनरेशन भी बोलते हैं, या फर्स्ट फिलियल जनरेशन फर्स्ट F1 को बोलते हैं। अच्छा, अब जो है ये देखें कि ये फर्स्ट पेरेंटल लाइंस हैं, इसमें ये प्योर प्लांट्स हैं, या होमोजाइगस कंडीशन में होमोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया। F1 में क्या हाइब्रिड मिले और F2 में ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिले। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरफ आते हैं। अब उसमें ट्रेड को फॉर एग्जांपल हमने ट्रेड चूज किया है सीड शेप या जीन कह लें, उसके जो एलील्स हैं, इसके जो वेरिएंट हैं इस जीन के, वो अब सीड जो शेप है राउंड वन इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। ठीक है, अब जो सीड की जो शेप है ये राउंड और रिंकल्ड उसने देखी। अच्छा, इसके जो अलील हैं इस जीन के वो दो हैं, राउंड एंड रिंकल्ड। अब उसी तरह से पुनेट स्क्वायर अगर बना लिया जाए, ठीक है, कि पेरेंटल क्रॉस करवा लिया जाए, ये देखें होमोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाया जाए तो F1 जो हाइब्रिड मिलते हैं हमें, जो सारे के सारे एक जैसे मिलते हैं, ये देखें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिलेंगे। ठीक है, अब ये डिफरेंट जीनोटाइप रिंकल सीड की ये होगी। अच्छा, जीनोटाइप ये हाइब्रिड हमें कंडीशन हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, फिनोटाइप सारे के सारे राउंड मिलेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम होगी और फिनोटाइपिक रेशियो भी सेम थी। अच्छा, अब जो F1 हमारे पास आए, ये जो है पेरेंटल जो है कॉम्बिनेशन के साथ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, इनके आपस में अगर क्रॉस करवाया जाए, ये देखें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का इस तरह से आपस में इनके एलील्स को रख लिया जाए इस तरह पुनेट स्क्वायर में, तो 3:1 की रेशो हमें फिनोटिपिक रेशो मिलती है और 1:2:1 जीनोटिपिक रेशो मिलती है। तो ये वही वाली बात कि इसमें सिंगल ट्रेट को स्टडी किया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा, तो ये देखिए इसको कंबाइन करें कैपिटल आर विद कैपिटल आर, कैपिटल आर विद स्मॉल आर, फिर जो है कैपिटल आर विद स्मॉल आर और स्मॉल आर विद स्मॉल आर। अब ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। तो आप देखें कि होमोजाइगस डोमिनेंट भी वन है, होमोजाइगस रिसेसिव भी वन है और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट 2 है। तो ये जीनोटिपिक रेशियो क्या बनी 1:2:1। अगर फिनोटिपिक देखा जाए फिनोटिपिकली तो ये सारे के सारे राउंड है, तो ये डोमिनेंट वन है, और जो है ना ये जो है ये 3 राउंड है और एक जो है रिंकल्ड है, 3:1 की जो फिनोटाइपिक रेशियो बनती है। अच्छा, अब इसकी परसेंटेज में लिखा जाए तो 25% जो है होमोजाइगस डोमिनेंट आर के होंगे, ठीक है, 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे और जो 25 होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होंगे, और जीनोटिपिक फिनोटाइपिक रेशियो वही बताई हुई है। अच्छा, ये देखिए कि पोर्ट के जो टेक्सचर में चेंज है ना, ये देखिए जो सम ऑफ द पीस जो है ना उनका स्मूथ टेक्सचर है इस तरह से, और जो बाकी रिंकल्ड राउंड सीड की प्रोडक्शन करते हैं सीड में, और जो दूसरा रिंकल्ड सीड की प्रोडक्शन इस तरह से है अब F2 जो है वो उसने कैसे की F1 से। F1 आपको पता है हाइब्रिड मिले थे आपको,
F1 जनरेशन में। अब F2 को क्या किया, अब देखिए ट्रेट वही है, सीड शेप। अच्छा, अगर उसमें से हाइब्रिड जो हमें F1 मिला था, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, इसका किसी और के साथ क्रॉस करा दिया जाए, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के साथ या हेट्रोजाइगस रिसेसिव के साथ, ओ सॉरी, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, या होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर जो है ना F1 जो थे हमारे पास, जो जनरेशन आई थी, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, उसका क्रॉस करवा दिया जाए जो है होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, तो ये देखें आप, इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन मिलेंगे। कैपिटल आर में होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। सारे फिनोटिपिकल जो है ना, फिनोटिपिकली सारे ही के सारे डोमिनेंट है और अलाइक हैं, और जो जीनोटिपिक रेशो है 1:1 मिलेगी। ठीक है, कि 50% जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है एंड 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। अच्छा, अब ये देखें कि अब इसमें जो है ना F1 जो हाइब्रिड्स थे हमें मिले, इनका अगर डिफरेंट क्लासेस उसने यूज किए थे, यानी कि उसने बहुत ज्यादा डिफरेंट क्रॉस करके देखे थे, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखे। अब ये देखें कि हेट्रोजाइगस जो डोमिनेंट कंडीशन है, इसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ अगर क्रॉस कराए, इनका आपस में भी करवाया जा सकता है। ये देखें, आर कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर विद स्मॉल आर, ठीक है, और इस तरह डिफरेंट के साथ भी करवाया जा सकता है इनका ना क्रॉस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैपिटल आर और कैपिटल ये एक जगह एक साइड पे जो है ना अपर साइड पे रख लें, एक पेरेंट के एलील को और दूसरे को साइड पे रख लें, ठीक है। तो ये देखें डिफरेंट, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आएंगे, ये होमोजाइगस जो है रिसेसिव आएंगे। अच्छा, अब इसमें जीनोटाइप हमने देखी 2 टाइप्स के मिली, देखे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। फिनोटिपिक रेशियो राउंड और रिंकल्ड दोनों मिली, वो भी 1:1। फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 मिली और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 मिली। तो इसको 50 यूं भी कह सकते हैं कि अगर परसेंटेज में बताएं तो 50% आपको जो है जो है ना जो है जो है ना 50% जो है ये आपको हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिलते हैं और 50% आपको जो है होमोजाइगस रिसेसिव मिलते हैं। ठीक है, F2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रिव्यू किया जाए तो देखें कि होमोजाइगस इनटू हेट्रोजाइगस, तो ये वही वाली बात वो यहाँ परसेंटेज में कर रहा है कि 50% होमोजाइगस 50% हेट्रोजाइगस आएंगे। ये देखें, ये वाली इसकी बात कर रहा है, ठीक है। इसी तरह उसकी बात करें तो वो इसमें देखें कि 50% हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और जो है ना 50% ही जो हमारे पास आएंगे होमोजाइगस रिसेसिव आएंगे। इन दोनों ही को वो समराइज कर रहा है कि 50% होमोजाइगस या तो डोमिनेंट आएंगे या रिसेसिव, और 50% हेट्रोजाइगस, और 1:1 रेशियो है। अच्छा, मेंडल लॉस पे आते हैं। अच्छा, रिजल्ट, ये तो डिफरेंट क्लासेस करवाए अभी तक हमने जो पढ़ा है, ये मोनो हाइब्रिड क्लास क्या है, F1 F2 डिफरेंट क्लासेस जो करवाए वो देखें। अच्छा, अब जो हम आते हैं मेंडल लॉस की तरफ। अच्छा, अब उसमें देखें कि रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस जो है, इनहेरिटेबल फैक्टर जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी, ये तो आपको पता है। फिनोटाइप इज बेस्ड ऑन जीनोटाइप, जीनोटाइप ही से फिनोटाइप बनती है। ईच ट्रेट इज बेस्ड ऑन 2 जीन्स। अच्छा, 1 फ्रॉम मदर, आपको पता है कि हर ट्रेट जो है उसका कॉम्बिनेशन होता है 2 जीन्स का, एक 1 फ्रॉम द मदर एंड 1 फ्रॉम फादर, होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। अच्छा, ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस, ये सबको पता होना कि ट्रू ब्रीडिंग भी कहा जाता है इंडिविजुअल होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि फॉर एग्जांपल 2 पेरेंट्स का क्रॉस करवाया जाए तो उसमें जो एक जो है ना जो है ना वो एक एलील जो है दूसरे एलील के जो इफेक्ट को सप्रेस कर रहा होता है, तो एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव फॉर्म में होता है। तो ये लॉ ऑफ इन अ प्रोसेस इन अ क्रॉस ऑफ पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स को क्रॉस करवाया, दैट आर प्योर फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेड, यानी कि प्योर हैं
जेनेटिक लाइंस हैं, मतलब उनके होमोजाइगस डोमिनेंट हैं या होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में उनका क्रॉस पेरेंटल करवाया जाए, ओनली वन फॉर्म ऑफ द ट्रेट विल अपीयर, और जो है उसमें जो एलील है एक जो है वो उस एक्सप्रेस होगा और दूसरे का जो है सप्रेस होगा इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। all the offspring will be heterozygous and express only the dominant trait ही जो एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में, ठीक है, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, हाइब्रिड भी बोलते हैं। ये देखें, ये पेरेंटल क्रॉस करवाया जाए होमोजाइगस कंडीशन में, दोनों होमोजाइगस ही है ना, ये डोमिनेंट होमोजाइगस और ये रिसेसिव है, और ये जो है ना ये सारे सारे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट प्रोड्यूस करेंगे। और देखें इसमें जो एलील है वो जो राउंड है और रिंकल्ड पे डोमिनेट कर रहा है, तो एक जो है ये लॉ ऑफ डोमिनेंट है कि एक जो है एलील दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेगा। अच्छा, ये वही लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा कि ये देखें इसमें जो है ना होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। इसमें जो 3 जीनोटाइपिक रेशो जो है 3 जीनोटाइप्स मिले ये है, और जो है ना 2 फिनोटाइपिक रेशोज मिले, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, ऐसा ना, अगर यानी कि ये आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है ये देख लें कि अगर दोनों का कराया जाए तो एक जो है एलील जो है दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेगा। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, द टू एलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये देखें गैमेट की फॉर्मेशन जब होती है ना तो ये बात कर रहा है कि 2 एलील्स जो है सेपरेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, ये मेल पेरेंट है ये फीमेल पेरेंट है, यही बात कर रहा है। अच्छा, alleles for a trait are then recombined and बाद में fertilization उन्हीं की होती है, produce genotypes for the trait of the offspring। ये बात थी कि alleles ये law of segregation है, ये applicable है for monohybrid cross के लिए, ठीक है। इसमें कि एलील जो है सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन या मेयोसिस में। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में क्या था कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए था, इससे ज्यादा का भी। तो इसमें क्या होता है कि उसने कहा था कि डिफरेंट जीन्स है ना, ट्रेड यानी कि जीन्स है, फॉर एग्जांपल उसने जो है डिफरेंट ट्रेड्स ले लिए डाई हाइब्रिड में, सीड कलर ले लिया, सीड शेप ले ली, दोनों मतलब दो ट्रेड देख लिए। अब उसने कहा कि जो है ना दो जीन्स जो है, यानी एक जीन कंट्रोल कर रहा है सीड के कलर को, दूसरा कर रहा है सीड की शेप को, कलर और शेप दोनों में मिक्स नहीं हो रहे, वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली जो है सेग्रीगेट या सेपरेट हो रहे हैं प्रोजनी में या गैमेट्स में। देखिए फॉर एग्जांपल ये 2 ट्रेड्स हैं, सीड शेप है एंड सीड कलर है। सीड शेप में राउंड एंड रिंकल्ड है और कलर में येलो एंड ग्रीन है। अब ये देखें कि गैमीट जब बनते हैं तो उनमें देखें जो एक जीन का इफेक्ट है, यानी कि एक जीन ने क्या करना है, ये एलील है एक जीन के राउंड एंड रिंकल्ड, लेकिन ये क्या है सीड के कलर को कंट्रोल कर रहा है, ओ सीड की शेप को सॉरी कंट्रोल कर रहा है, तो सीड की शेप भी रिटेन रहेगी प्रोजनी में और सीड का कलर भी, लेकिन डिफरेंट कॉम्बिनेशन में जाएंगे ये, यानी जीन्स आपस में मिक्स नहीं हो जाएंगे, यानी कि कोई शेप है वो कलर देना शुरू कर दे, कलर वाला शेप शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें ये देखें कि ये P1 जनरेशन है, ये पेरेंटल जीनोटाइप्स हैं, इनका आपस में क्रॉस करवाया जाए तो ये हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन मिलेगी, और F1 जनरेशन के जो हैं गैमीट्स को हम अगर पुनेट स्क्वायर में टॉप पे एक पेरेंट के लिख लें और साइड पे दूसरे पेरेंट के, तो ये हमें डिफरेंट इस तरह से कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो जो F2 प्रोजनी मिलेगी हमें 9:3:1 9:3:3:1 की रेशो में मिलेगी। तो ये देखें कि इसमें जो 9 मिलेंगे आपको, ये कौन से कॉम्बिनेशन मिला है, ये हमें राउंड और येलो में लगा कि शेप में जो राउंड जो है डोमिनेंट है और जो कलर में शेप में राउंड डोमिनेंट है और कलर में येलो, ये देखें राउंड येलो, ये 9 हो।
4 ये है, 3 ये 7 और ये 8 एंड ये 9। ठीक है। इसी तरह जो दूसरे हैं राउंड और ग्रीन, ग्रीन कलर के लिए आपको पता है कि बोथ वाई का होना, स्मॉल वाई का होना होमोजाइगस रिसेसिव होना जरूरी है। तो राउंड ग्रीन जो है ये देखिए ये 3 मिलेंगे आपको, ये कॉम्बिनेशन है। फिर इसके बाद रिंकल्ड येलो जो है ये भी 3 मिलेंगे ये, और जो रिंकल्ड ग्रीन है वो 1 मिलेगा। तो ये क्या बनती है इसकी रेशो, 9:3:3:1। अच्छा, अगर इसको समराइज किया जाए मैंडल्स के लॉस को, इनहेरिटेंस को, तो क्या है, तो ये इसमें ये शो करता है द लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या स्टेट द एक्सप्रेशन ओनली वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स इन F1 hybrid. The F1 generation always display only one of the parental trait. ठीक है। Law of segregation state that for any trait, each pair of allele of genes split and one gene passes from each parent to an offspring। यानी कि जो है ना डिफरेंट एलील सेपरेटली जो है ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट प्रोजेनी में। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट किस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या है कि अगर डिफरेंट जीन, फॉर एग्जांपल ट्राई हाइब्रिड का डिफरेंट अब जीन है, फॉर एग्जांपल फ्लावर, एक जीन फ्लावर कलर को जो है कंट्रोल कर रहा है, उसमें डिफरेंट एलील है, कलर के भी डिफरेंट एलील हो सकते हैं। अब एक जो सेकंड जीन है फ्लावर जो है ना पॉड की, फॉर एग्जाम्पल पॉड की कलर को, शेप को, हाइट को कंट्रोल करें, 3 जीन्स को लेकर चलते हैं, तो उसमें जीन्स आपस में मिक्स नहीं हो जाएंगे कि एक जीन का देखें फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर फंक्शन है कि एक जीन ने कलर को कंट्रोल करना है तो उसने कलर ही को करना है। अब ये नहीं होगा कि नेक्स्ट प्रोजेनी में जाके वो कुछ शेप को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। तो वो उसने कहा था कि गैमीट में जो ट्रेड्स का जो इफेक्ट है, जो जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं, जो डिफरेंट जो इफेक्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे या सेग्रीगेट होंगे प्रोजेनी में या ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमीट फॉर्मेशन में। अच्छा, ये देखें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्लियर कट बताता है कि ये देखें कि मियोसिस में, मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं सबसे पहले, और फिर जो है ना जो गैमेट 4 बनते हैं, ये मियोसिस 2 में क्या हुआ कि ये इंडिपेंडेंटली जो है ये सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है।